हे दोस्तों, आम्रपाली, ये नाम सुनते ही जवान हो या बूढ़ा इंसान, उसके कान खड़े हो जाते हैं। कई लोगों की सांसें थम जाती है नाम सुनते ही। क्यों? क्योंकि आम्रपाली एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जिसके सब दीवाने थे। आज मैं आपको इसी खूबसूरत औरत की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने वाला हूँ और ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे आप लस्ट इस चीज से लड़ सकते हो। और लस्ट से मेरा मतलब सिर्फ वो सेक्सुअल चीज से नहीं है। लस्ट के दो मीनिंग है। पहला जो आपने सही गेस किया, दूसरा ये वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और गेट समथिंग। और इस डेफिनेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं आजकल हमारा लस्ट ये भी है, मोबाइल फोन एडिक्शन। इसीलिए अगर आपको इस मोबाइल फोन का एडिक्शन है, रील स्क्रॉल करने की आदत है, तो ये कहानी एंड तक प्लीज जरूर सुनना। वैसे तो ये कहानी ओल्ड है, बट इस कहानी को मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज करके एक बुक की बातें, 5 स्टेप्स जिसके थ्रू आप लस्ट से लड़ सकते हो, उसे खत्म कर सकते हो अपनी जिंदगी से। और एंड में आपके लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज भी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। 2500 साल पहले वैशाली नाम के किंगडम में आम्रपाली रहती थी, जिसे लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानते थे। आम्रपाली का खुद का एक पैलेस था जिसके बाहर कई बार गोल्डन गाड़ियां, रथ खड़े होते थे। जैसे राजा के महल के बाहर बहुत सारे आम लोग खड़े होते हैं, वैसे ही इसके पैलेस के बाहर कई सारे किंग्स खड़े होते थे जो घंटों वेट करते थे उससे मिलने के लिए। बड़े बड़े एम्परर्स तिजोरियां भर के हीरे जवाहरात भेजते थे ताकि वो आम्रपाली के साथ वक्त गुजार सके। बड़े बड़े व्यापारी उसके आशिक थे और उसकी ये जो ब्यूटी थी वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि उस वजह से कई बार वायलेंस भी हो जाता था। एक बार क्या हुआ कि 2 प्रिंस ने आम्रपाली के चक्कर में लड़ाई कर ली और बात इतनी बढ़ गई कि खून तक निकल गया। और तब राजा ने एक फैसला लिया कि ये औरत की ब्यूटी खतरनाक है, इसीलिए उसने आम्रपाली को नगर वधु डिक्लेयर किया, मतलब द ब्राइड ऑफ द सिटी। इसका मतलब ये था कि आम्रपाली किसी एक इंसान की नहीं हो सकती है, वो सबकी रहेगी, एक पब्लिक ट्रेजर की तरह, एक रिसोर्स की तरह। और इसके बदले में उसे जो चाहिए वो मिलेगा। उसे बड़े बड़े पैलेस, सिल्क रोब्स, नौकर चाकर, हर एक चीज दी गई। बस एक चीज उसके पास नहीं थी, वो थी इज्जत, वो थी डिग्निटी। हर शाम कई अलग अलग जगह से राजा महाराजा लोग आते थे, जनरल्स, मर्चेंट्स, नशे में धुत उसका दरवाजा खटखटाते, उसके पास रहते और फिर चले जाते। वो भी लोगों से स्माइल करके मिलती, अपना रोल प्ले करती, जो उसे परफॉर्म करने बोला गया था वो करती, और ऐसी जिंदगी कट रही थी। दिन ब दिन उसे वो लेस ह्यूमन लगने लगी थी। मतलब कोई भी उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देखता था। हर कोई बस उसकी खूबसूरती को देखता, वो प्लेजर को देखता जो उसे मिलता। बट फिर एक दोपहर कुछ अजीब हुआ। आम्रपाली अपने एक दोस्त के घर पे चले गई वक्त बिताने। तभी उसने बाहर कुछ आवाजें सुनी। जब उसने बालकनी से बाहर जाके देखा तो रास्ते पे कुछ मॉन्क्स और कई सारे लोग उन मॉन्क्स के साथ चलते हुए जा रहे थे। और उसमें एक यंग मॉन्क भी था जो बहुत ही शांत और कुछ अलग सा लग रहा था। जैसे ही लोगों ने आम्रपाली को देखा, सबने चिल्लाना चालू कर दिया, वो देखो आम्रपाली, वो देखो आम्रपाली। हर एक ने आम्रपाली को देखना स्टार्ट कर दिया। बस वो एक मॉन्क जो था उसने अपनी नजरें नहीं उठाई और वो बिना टच से मस हुए चलता गया। ये चीज आम्रपाली को काफी इंटरेस्टिंग लगी। उस मॉन्क के पास हीरे जवाहरात, गिफ्ट्स या बहुत सारे नौकर चाकर नहीं थे। इस शोर से भरी दुनिया में ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चीज टच भी नहीं कर सकती। इतना पीस उसके अंदर महसूस हो रहा था और आम्रपाली से भी नहीं रहा गया। वो फौरन नीचे गई, उस मॉन्क के पैर छुए और अपनी रिस्पेक्ट देके ग्रीटिंग दी। ये देखते हुए यंग मॉन्क रुका और उसने भी रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया और बाव किया। उस मॉन्क ने आम्रपाली की आंखों में देखते हुए एक सिंपल सी स्माइल करी और ये स्माइल में कुछ तो अलग बात थी, क्योंकि आम्रपाली ये स्माइल देखते ही उसे कुछ सीने में अजीब सा महसूस हुआ। इतने साल से बड़े बड़े राजा, महाराजा, एम्परर्स, कई लोग उससे मिलते थे, बट किसी ने भी उसे ऐसे नहीं देखा था, एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन की तरह। हर कोई उसे बस एक प्राइस की तरह दिखता। बट इस मॉन्क ने आम्रपाली को कुछ ऐसा दे दिया जो उसे बहुत टाइम से नहीं मिला था, डिग्निटी। इसलिए जैसे ही मॉन्क स्माइल करके वापस चलने लगा, उसने मॉन्क को रुकाया और उन्हें बहुत ही प्यार से अपने घर पे आने के लिए इन्वाइट किया, खाना खाने के लिए। वो थोड़ा हेजिटेट हुई और उसने बिना मॉन्क की बात सुने फिर से कहा कि मुझे हजारों लोग हमेशा दावत देते रहते हैं, हर कोई मुझे बुलाता है, आज ये पहली बार हो रहा है कि मैं किसी को अपने घर बुला रही हूँ। प्लीज आप कृपया करके इस इनविटेशन को स्वीकार करना। इसके ऊपर वो यंग मॉन्क कामनेस के साथ रुकता है और बिना किसी इमोशन के उस दावत को एक्सेप्ट करता है। और फिर वो और उसके 2-3 साथी खाना खाने के लिए आम्रपाली के महल चले जाते हैं। बड़ा सा महल, दौलत शोहरत से भरा हुआ, जहाँ पे उसकी कई सारी नौकरानी और कई सारे लोग होते हैं। वहाँ पे जाके वो पूरे अच्छे तरीके से भोजन करते हैं, लज्जतदार खाना खाते हैं। और तभी आम्रपाली उन्हें बोलती है कि देखिए, 3 दिन में बारिश स्टार्ट होने वाली है और मुझे पता है कि आप मॉन्क्स यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आने वाले 4 महीने आप यहाँ से दर बदर भटकने के बजाय आप मेरे बड़े से महल में रहिए, मेरे गेस्ट बन के रहिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आपको जो चाहिए वो सब चीजें मैं आपको दूंगी। मुझे भी प्लीज पुण्य कमाने का मौका दीजिए और मेरे साथ रहिए। ना ये ऑफर सुनने के बाद हर कोई शॉक में था। मॉन्क ने भी इस चीज को अच्छे से सुना और फिर उसने कुछ ऐसा बोला जो अनएक्सपेक्टेड था। उसने कहा, मैं आपकी इनविटेशन को डीपली रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये इनविटेशन मैं आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
मुझे पहले बुद्धा से बात करनी पड़ेगी, अगर वो हाँ बोलेंगे तो मैं रहूंगा, वरना नहीं। ये बोल के वो मॉन्क चले गया। अब इससे पहले कि वो मॉन्क गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचते, ये जो बात थी वो अंगार की तरह फैल गई। कई सारे सीनियर मॉन्क्स, एक्सपीरियंस्ड मॉन्क्स जिन्होंने कई डेकेड्स साधना में बिताई थी, वो सब उनसे पहले पहुंच के गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए और उन्हें बोलने लग गए। आप देख रहे हो ये यंग मॉन्क अम्रपाली के पैलेस चला गया था। अम्रपाली वो प्रोस्टिट्यूट, वो सिडक्टिव वुमेन जिसने वैशाली का नाम खराब करके रखा है, और उसी औरत ने हमारे मॉन्क को 4 महीने के लिए अपने साथ रहने की दावत दी है, वो भी अकेले उसके साथ। आप ये गलत चीज कभी होने मत देना। ये सारी बातें सुनने के बाद भी गौतम बुद्ध जी ने कुछ नहीं कहा और उन्हें बस अपनी भड़ास निकालने दी। इसके बाद उन्होंने कहा उस यंग मॉन्क को आने दो, मैं उससे बात करूंगा। इसके बाद जब यंग मॉन्क आए, उन्होंने गौतम बुद्ध जी को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और अपनी पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे एक अम्रपाली नाम की औरत है, उसने उन्हें इनवाइट किया है 4 महीने के लिए। और जब उन्होंने अम्रपाली के बारे में बताया तो उन्होंने उसे प्रोस्टिट्यूट, डेंजर या कोई भी खराब औरत की तरह टैग नहीं दिया, बस एक औरत की तरह उसे इंट्रोड्यूस किया। गौतम बुद्ध ने इस चीज को नोटिस किया और फिर एक ऐसा फैसला सुनाया जो सुन के सभी शॉक थे। उन्होंने कहा कि तुम उसके साथ जाके रह सकते हो। ये सुनते ही हाहाकार मच गया। सभी बड़े मॉन्क्स गुस्सा हो गए कि ये तो बहुत गलत फैसला है, ये लड़का इतना यंग है, वो औरत इतनी खूबसूरत है, इस वजह से हम बुद्धिस्ट मॉन्क्स का नाम खराब हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी ने उस यंग मॉन्क की आंखों में देखा और उसे जाने के लिए कहा, और बाद में उन्होंने दूसरों को समझाया कि मैंने उसकी आंखों में कुछ तो देखा है। अगर हमारी मेडिटेशन साधना में ताकत है तो कुछ खराब नहीं होगा, और अगर होगा तो मतलब हमें और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर उसकी अवेयरनेस इतने साल हमारे साथ रहने के बाद भी शैलो है तो कोई बात नहीं, वो जाएगा और लौट के वापस कभी नहीं आएगा। वो लड़की की खूबसूरती में वो पागल हो जाएगा और यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, ना मॉन्क बने रहेगा। लेकिन अगर वो वापस आता है तो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी सीख होगी। ये उस मॉन्क के मेडिटेशन का टेस्ट है। इसके बाद भी सभी मॉन्क संतुष्ट तो नहीं थे, बट गौतम बुद्ध जी के सामने और कोई कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए सबने उनके उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। तो ऐसे ही 1 महीना, 2 महीना, तीसरा महीना जैसे ही आया, वापिस से बातें चालू हो गई। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं। सबने ये बोलना चालू कर दिया था कि हमारा वो यंग मॉन्क अब हाथ से छूट गया है, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। उस औरत ने अपने वश में उसे कर ही ली होगी। 4 महीने तो हो भी गए हैं, बट फिर जैसे ही रियल में 4 महीना हुआ, बारिश खत्म हुई, एक दिन सुबह सुबह अचानक मोनेस्ट्री का गेट खुला, वो यंग मॉन्क वापस वहां आया। जैसे ही उन सभी ने उस यंग मॉन्क को देखा, वो शॉक हो गए। शॉक इसलिए नहीं हुए कि यंग मॉन्क वापस आ गया था, शॉक इसलिए हुए क्योंकि मॉन्क के पीछे एक और मॉन्क था, और ये मॉन्क जिसके सर पे बाल नहीं थे, जो एक लड़की की तरह दिख रहा था। और बात ये थी कि वो मॉन्क और कोई नहीं, वो थी अम्रपाली। पूरी असेंबली शांत हो गई थी। अम्रपाली गौतम बुद्ध जी के पास आई, उसने उनके पैर छुए, उसकी आवाज में ठहराव था और एक खुशी थी। उसने गौतम बुद्ध जी से कहा कि मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया है, मेरा पैलेस, मेरी दौलत, मेरे शोहरत, और अब मैं मेडिटेशन के पाथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। गौतम बुद्ध ने उन्हें एक्सेप्ट किया और इसके बाद वो वहां से चली गई। अब इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि वैसे तो जब अम्रपाली आती थी हर कोई अम्रपाली को देखता रह जाता था, बट इस बार सारे मॉन्क्स सिर्फ उस यंग मॉन्क को देखते रह गए। उसने ऐसा क्या कर दिया कि 4 महीने में दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, जिस औरत से बड़े बड़े राजा नहीं जीत पाए, इस यंग मॉन्क ने कैसे उसको बदल दिया। सभी के दिल में क्यूरियोसिटी थी, इसलिए बाद में उन्होंने उस यंग मॉन्क से पूछना स्टार्ट किया कि हमें बताइए हुआ क्या। यंग मॉन्क आराम से बैठा, उसने घाई में नहीं, आराम से बैठ के सारी कहानी बताना स्टार्ट करी कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या क्या। उसने बताया कि देखो, मैं आपको झूठ नहीं, सब कुछ सच सच बताऊंगा। इसके बाद उसने 5 कन्फेशंस किए, और ये 5 कन्फेशन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग लेसन भी है, लस्ट से लड़ने के या फिर मोबाइल से लड़ने के। द फर्स्ट कन्फेशन, मॉन्क ने बताया कि कैसे जब उस अम्रपाली के घर गया तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो अम्रपाली उससे मिलने भी नहीं आई, बट कहीं ना कहीं उसने कहा कि मैं अम्रपाली का इंतजार कर रहा था। तीसरी शाम अम्रपाली शाम की चाय लेके उस मॉन्क के पास आई। जब वो आई तब मुझे अंदर से एक खुशी महसूस हुई। अम्रपाली आके उस मॉन्क के पास बैठ गई। उस मॉन्क ने बताया कि जब वो उसके पास बैठी तो उसकी जो खुशबू थी जास्मीन की, उसे वो बहुत अच्छे से स्मेल हो रही थी, और उसे कुछ तो अजीब सी चीजें महसूस होने लग गई। उसकी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ गई, उसकी सांसें थोड़ी छोटी होने लगी, और उसके सभी ख्याल यहाँ से वहां होने लगे। तब उस मोमेंट में मॉन्क को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसको अंदर से महसूस हो रहा था कि वो अम्रपाली के और नजदीक जाए, लेकिन तब उसने ये करने के बजाय सिर्फ अपनी अवेयरनेस पे फोकस किया। उसने अपने आप को महसूस किया कि उसके अंदर हो क्या रहा है। जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसे महसूस हुआ कि कैसे उसके दिल की धड़कनें दम तेज हो गई है, उसकी सांसें कैसे छोटी होती जा रही है, उसके हाथों में कैसे हल्का सा पसीना सा महसूस हो रहा है, और कैसे उसके जो थॉट्स थे वो बस ये बोल रहे थे कि वो उसके करीब जाए।
उसने एक एक करके इन चीज़ों को नाम देना चालू किया कि अभी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है, अभी मेरी सांसें छोटी हो रही है। उसने पैनिक नहीं किया, वो बस अपनी फीलिंग्स से अवेयर होने लग गया और इसने उसे काफ़ी हेल्प करी। और फिर उसने आराम से उससे बातें करी और अम्रपाली वहाँ से फिर चली गई। द सेकंड कन्फेशन। मॉन्क ने बताया कि कैसे उस दिन अम्रपाली से मिलने के बाद अम्रपाली के ख्याल उसके दिमाग में घूमने लग गए। वो बार बार अपने आप को याद दिलाता कि वो एक मॉन्क है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, बट फिर भी अम्रपाली के जो ख्याल थे, उसकी जो ब्यूटी थी, वो उसकी नजरों के सामने बार बार आ रही थी। जब भी वो महल में उसकी आवाज सुनता तो उसके दिल की धड़कनें फिर से तेज हो जाती और वो तब अपने आप को कंट्रोल करता। अम्रपाली उससे बात करने आती, उससे थोड़े भी नजदीक आती, तब वो अपने आप को कंट्रोल करता और बोलता मैं ये नहीं कर सकता। दूसरे हफ्ता होते तक उसका जो डिजायर था वो बहुत पावरफुल हो चुका था। वो बार बार अपने डिजायर्स को दबाने की कोशिश कर रहा। जब भी अम्रपाली उसके पास आती, वो अपने हाथ जोर से दबा लेता, अपने आप को कई बार चुंटी लेता और अपने आप को फोर्स करता वो सारी गलत फीलिंग्स उसको ना आए। बट फिर भी हर बार जितनी बार वो अपने उस फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता, नेक्स्ट टाइम वो फीलिंग्स और बढ़ के उसे आती। द थर्ड कन्फेशन। ऐसी 2-3 हफ्ते बीत गए। एक रात जब थक हार के मॉन्क अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब अम्रपाली वहां पे वापस आई और इस बार अम्रपाली बहुत ज्यादा सज धज के आई थी और उसे देखते ही अगेन फिर से उस मॉन्क के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अम्रपाली ने दरवाजा बंद कर लिया। वो पूरा रूम एकदम शांत हो गया था। तब मॉन्क ने कहा मेरा जो डिजायर था वो इतना तेज आवाज कर रहा था मेरे अंदर कि मेरे दांत तक जाम हो गए थे। मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत दबाने की कोशिश कर रहा था, चांटिंग कर रहा था, अपने आप को शर्मिंदा कर रहा था, बट कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी इन फीलिंग्स से लड़ने के बजाय उसको रीडायरेक्ट करूंगा। मैंने अम्रपाली पे फोकस करने के बजाय अपने हाथों को अपने नीज पे रखा और सिंपल ब्रीदिंग पे फोकस करने लग गया। अपनी सारी एनर्जी जो मेरे अंदर बन रही थी उसे ब्रीद आउट करने लग गया। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। और मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे मेरे सारे डिजायर्स उस ब्रीद आउट के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। और फिर मैंने रूम साफ करना स्टार्ट कर दिया, अपने कपड़े सही करना स्टार्ट कर दिया। अपनी एनर्जी को अम्रपाली की तरफ लेके जाने के बजाय उससे अलग लेके जाके मैंने दूसरे काम करना चालू किए। अपनी उस एनर्जी को मैंने यूज करना चालू किया और जैसे जैसे मैंने ये किया, मैंने नोटिस किया धीरे धीरे मेरी वो जो फीलिंग्स थी वो कम होने लगी। अम्रपाली भी ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी, इसीलिए वो थोड़े टाइम में वहां से चली गई। उस रात मैंने नोटिस किया कि कैसे हम आग से फोर्स से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसे रीडायरेक्ट जरूर कर सकते हैं। द फोर्थ कन्फेशन। ऐसे ही 1-2 महीने निकल गए। अभी भी टेम्पटेशन, डिजायर उस मॉन्क के अंदर आता, बट वो उसे सेल्फ अवेयर होके अपनी उस एनर्जी को दबाने के बजाय उसे रीडायरेक्ट करता अलग अलग कामों में। बट फिर दूसरे महीने के अंत में उसने कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज किया। वो बार बार अम्रपाली को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसने अम्रपाली को खुद अपने पास बुलाया और उससे बातें करना चालू की। अभी तक वो अम्रपाली को एक ब्यूटीफुल वुमेन की तरह अपने दिमाग में देख रहा था, पिक्चर्स प्ले कर रहा था, लेकिन उस दिन उसने उसको बुला के उससे एज अ ह्यूमन बीइंग बात करना चालू करी। जब उसने उससे अच्छे से बात करना चालू करी, जब उसने गौर करके उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, तो धीरे धीरे वो अट्रैक्शन उसका कम होने लगा। उसे दिखा कि कैसे इस औरत की आंखों में सफरिंग भरी हुई है, कैसे कई सारे लोग इसे बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। जब उसने उसकी पूरी कहानी उससे सुनी तो धीरे धीरे मॉन्क को उस औरत पे तरस आने लगा और एक बार जब उसने उस औरत की वो सफरिंग को देख लिया तो उसका डिजायर अपने आप ही कम होने लगा। द फिफ्थ कन्फेशन। ऐसे ही तीसरा महीना बीत गया। तीसरे महीने के अंत तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। अभी भी उसका डिजायर खत्म नहीं हुआ था। कई बार अम्रपाली की खूबसूरती उसे अट्रैक्ट करती, कई बार बहुत इंटेंस, वैसे ही उसे अम्रपाली की तरफ खींचती। कई बार जब अम्रपाली उसे पास में आके उसे चाय या खाना देती तो उसके लिए चीजें मुश्किल होती, लेकिन फिर वो वही चीजें करता जो उसने पहले करा था। तीसरे महीने के अंत तक अब उसका जो डिजायर था वो बदल चुका था। उसकी वो एनर्जी उसे अम्रपाली की तरफ लेके जाने के बजाय कुछ और एक हायर पर्पस की तरफ उसका मेडिटेशन उसे लेके जा रहा था। धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिल रही थी कि कैसे कई सारी औरतों के साथ ऐसी बुरी चीजें होते रहती है और कैसे मॉन्क्स और मेडिटेशन इन सब औरतों की मदद कर सकता है। इसीलिए उसने अपने इस डिजायर को एक पर्पस दे दिया, एक पर्पस कि वो ऐसी औरतों की या दूसरे लोगों की जो भी सफर कर रहे हैं उनकी मदद करे। और जब उसने ये करना चालू किया तब जाके वो जो आग थी वो डेंजरस बनने के बजाय उसका फ्यूल बन गई और प्रैक्टिस करने के लिए, और मेडिटेशन करने के लिए, और दूसरों को सिखाने और उनकी लाइफ बदलने के लिए। और यहीं पे फिर उसने अम्रपाली को मेडिटेशन सिखाना स्टार्ट किया। उसने उसे कन्वर्ट करने के लिए मेडिटेट नहीं किया, उसने बस उसे मेडिटेट करवाया ताकि वो अपने अंदर की जो भी उलझने हैं वो उसे सॉल्व कर सके। और जब उसने ये करना चालू किया, धीरे धीरे अम्रपाली ने भी उसकी बातें मानना चालू करी। उसने मेडिटेट किया और धीरे धीरे अम्रपाली को भी मेडिटेशन से प्यार हो गया, जैसे उसे उस मॉन्क से हो गया था।
अब देखो दोस्तों, ये जो 5 कन्फेशन है एक्चुअली वो 5 स्टेप है जिससे आप अपनी किसी भी लस्ट को, डिजायर को या फिर अपने इमोशंस को आप समझ सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। और वो 5 चीज़ें मैंने आपको इस किताब से बताई है, इमोशनल इंटेलिजेंस से। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही प्यारी किताब है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पूरी पढ़नी चाहिए। बट अगर आप नहीं पढ़ सकते हो इतनी मोटी पूरी किताब, तो फिक्र मत करना, हमने आपके बिहाफ में इस पूरी किताब को पढ़ के इसका एक पूरा डिटेल्ड समरी बनाया है जो आप समरी बोर्ड से जाके ले सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट अभी चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले बताता हूँ वो 5 लेसन्स क्या है जो डैनियल गोलमैन इस किताब के थ्रू हमें सिखाते हैं। पहला लेसन मैं आपको बोनस दूंगा। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स या कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले एक चीज़ अपने आप को दो, वो है पॉज, ठहराओ। जैसा कि जब अम्रपाली ने पहली बार मॉन्क को इनवाइट किया अपने घर पे आने के लिए, तो उसने फौरन हाँ या ना नहीं कहा। उसने अपने आप को वक्त दिया, पॉज दिया और एक हायर अथॉरिटी गौतम बुद्ध जी के पास जाके एक डिसीजन लिया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप भी कर सकते हो अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। एक पॉज लो। कई बार हम चीज़ें ऑटोमेटिक पे करते हैं और पॉज नहीं लेते हैं, इस वजह से हम वो काम कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये तो बोनस लेसन था। अब आते हैं मेन पहले लेसन पे जो है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि जब पहली बार अम्रपाली उस मॉन्क के पास आई तब उसने नोटिस किया कि कैसे अट्रैक्शन उसके अंदर था, एक डिजायर उसके अंदर था अम्रपाली के लिए, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। बट फिर भी उसने उस अट्रैक्शन में घुसने के बजाय सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस लाना चालू किया कि कैसे उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हो। जैसे उसकी सांसें बढ़ रही थी, कम हो रही थी, हाथ में पसीना आना। जैसे ही उसने उस चीज़ को नोटिस करना चालू किया और उसे लेबल दे दिया, उसका पावर कम हो गया। और इस चीज़ के पीछे काफ़ी अच्छी स्टडी भी करी गई है कि जब भी आप अपने इमोशंस को लेबल दे देते हो तब आप उसे अच्छे से बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हो। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा फील करने के बजाय बोलो। अगर सिर्फ आप ये बोल देते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इससे आप बेटर तरीके से गुस्से को हैंडल कर पाओगे। अगर आपको बोर हो रहा है तो जस्ट बोलो कि मुझे बोर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ सीधा फोन उठाने के। जब आप बोलोगे कि मुझे बोर हो रहा है तो इससे आप अपने बोर्डम से लड़ने के लिए कुछ और तरीका भी यूज़ कर सकते हो, शायद किसी से बात करना या कुछ और करना, rather than सिर्फ मोबाइल उठाने के। तो यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। कई सारे लोग, डैनियल गोलमैन बोलते हैं कि यही गलती करते हैं कि जब भी उनके अंदर कोई भी इमोशन आता है, चाहे वो गुस्सा हो, मोहब्बत हो, लस्ट हो, डिज़ायर हो, वो चाहते हैं कि वो इमोशन उनको आए ना, इसके लिए वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी आप नोटिस करो, अगर एक पटाखा है जो जल चुका है, अब वो कभी भी फूटने वाला है, अगर आप उसको ट्राई करोगे हाथ से कि ना फूटे, तो कई बार आपके हाथ में ही फूटेगा और आपको इंजरी हो जाएगी। वैसे ही आपके भी जो इमोशंस है, अगर आप सिर्फ उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो फटेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसको दबाओ मत, सप्रेस मत करो, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसा मॉन्क के साथ भी हुआ, वो अपने डिजायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, इसलिए उसको और अम्रपाली के ख्याल आ रहे थे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट ज्यादा घूमेगा। थर्ड स्टेप, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग स्टार्ट रीडायरेक्टिंग। मॉन्क ने नोटिस किया कि वो अपनी फीलिंग्स को खत्म नहीं कर पा रहा है, तब उसने उसको रीडायरेक्ट करना चालू किया। उसने उस एनर्जी का यूज करके साफ सफाई करना चालू करी, अपने कपड़े सही किया और दूसरे कामों में उस एनर्जी को लगाया। यही चीज थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी ऑथर बताते हैं। आपकी जो डिजायर्स है, ये एनर्जी है, लस्ट की एनर्जी, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, उसको आपको रीडायरेक्ट करना है। कई लोग जिम जाके उस एनर्जी को निकालते हैं, कई लोग किताब पढ़ के, कई लोग अलग अलग तरीके से उस एनर्जी को निकालते हैं। आप भी ऐसे ऑल्टरनेट चीज़ क्रिएट करो, वरना वो एनर्जी जब तक आपके अंदर रहेगी और आपके पास ऑल्टरनेट तरीका नहीं रहेगा उस एनर्जी को निकालने का, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, चेंज द मीनिंग, जिसे डैनियल गोलमैन रिफ्रेमिंग भी बोलते हैं। जब तक मॉन्क अम्रपाली को सिर्फ एक खूबसूरत लड़की इस तरीके से फ्रेम कर रहा था, तो उसके अंदर भी वही डिजायर्स आ रहे थे जो किसी भी नॉर्मल आदमी के दिमाग में आते हैं। लेकिन जैसे ही उसने उसको रिफ्रेम करके एक बेचारा औरत बना दिया जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, रिफ्रेम कर दिया उस औरत को लेके, वैसे ही उसकी फीलिंग्स चेंज होना स्टार्ट हुई। एटलीस्ट उसके डिजायर पे उसको कंट्रोल और ज़्यादा आया। जब उसने उसके दर्द को जेन्युइनली महसूस किया, फील किया, तो उसके ब्रेन ने पूरे एक्सपीरियंस को रिकैटेगराइज कर दिया। बेसिकली उसका जो रिवॉर्ड सर्किट था वो क्वाइट हो गया, उसकी एम्पैथी एक्टिवेट हो गई डोपामिन के बजाय। ऐसी जब भी अगर आप कोई अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अगर आप भी कोई इमेज कंटेंट देख रहे हो जो आपको एक तरीके से ट्रिगर कर रहा है, तो आप उसको रिफ्रेम करो। उसको सोचो कि सामने जो चीज़ दिखा रहे, मे बी वो कितने बेचारे हैं या फिर कितने भोले हैं कि वो लोग ये सारी हरकतें कर रहे हैं, या कितना गलत हो रहा है। जैसे आप रिफ्रेम करोगे, आपके लिए वो चीज़ यूज़ करना मुश्किल हो जाएगी। और फिफ्थ, डोंट किल द एनर्जी, गिव इट अ पर्पस। लास्ट में अगेन मॉन्क ने अपनी पूरी इमोशंस को खत्म करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उसे एक नया पर्पस दे दिया। देखो, डैनियल गोलमैन बोलते हैं ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप नम बन जाओ, आपके अंदर फीलिंग्स ही ना आए। वो बोलते हैं कि आपको ना मास्टर ऑफ फ्लो बनना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को, रॉ इमोशनल एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा, अपने डिज़ायर को, अपने एंगर को, अपने रेस्टलेसनेस को यूज़ करना पड़ेगा ऐसे चैनल करने के लिए जो आपको और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने हेल्प करे। वो कब होगा? जब आप उसे उस एनर्जी को एक अच्छा पर्पस दोगे, कोई एक बड़े पर्पस से जोड़ दोगे। जैसे मॉन्क ने एक पर्पस दे दिया कि मुझे ऐसे टाइप की लोगों की मदद करनी है जो इतना सफ़र कर रहा है, क्योंकि मैंने खुद मेडिटेशन से अपनी लाइफ चेंज किया है, तो शायद ये अम्रपाली की भी लाइफ चेंज कर दे। जब उन्होंने वो पर्पस दिया, इस वजह से अम्रपाली की भी लाइफ चेंज हुई और अम्रपाली की वजह से फिर और भी कई सारी औरतों की लाइफ चेंज हो पाई।
बस यही है वो 5 स्टेप जिसकी हेल्प से आप अपनी लस्ट को ख़त्म कर सकते हो, अपने डिज़ायर को, मोबाइल का हो चाहे किसी भी चीज़ का, उसे ख़त्म कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार चाहिए तो आप रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इन 5 स्टेप्स को कैसे आप मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिकली, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आके आपको ये चीज़ सिखाऊँ, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। अगर आप लोग मेरा 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है समरी बोर्ड का वो लेते हो, तो मैं आप लोगों के लिए, समरी बोर्ड के मेंबर्स के लिए एक स्पेशल लाइव करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं इसी किताब की बातें कैसे प्रैक्टिकली आप यूज़ करके मोबाइल एडिक्शंस को कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, उसके बारे में ही लाइव डिस्कशन होने वाला है। आज संडे है, आज ही लाइव होने वाला है, तो अभी जाके आप सब्सक्राइब कर लो। ये लाइव कब होगा, कैसे होगा, अगर आप संडे के बाद देख रहे हो तो नीचे व्हाट्सएप की कम्युनिटी आपको लिंक मिल जाएगी, वो कम्युनिटी ज्वाइन करके रखना। वहीं से आपको उस मीटिंग की लिंक भी मिलेगी, प्लस वो जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग है वो भी मिलेगी। प्लस फ्यूचर में भी मैं और लाइव्स करते रहूँगा, इस महीने, अगले महीने और हर महीने ऐसे मैं सेशंस करते रहूँगा, ताकि हम इस एडिक्शंस को, इन डिज़ायर्स को, इन फालतू चीज़ों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाके इमोशनली और इंटेलिजेंट हो सके। क्योंकि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए तो ये हम फाइनेंशियली भी अच्छे हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी और अच्छे हो पाएंगे। तो अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हो, जो रिसर्च बताती है IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब सब्सक्राइब करके जरूर रखना समरी बोर्ड को। लाइव आके आने वाले इस साल में हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। वापिस से स्टोरी का एंड बताओ आपको, तो ये सारी बातें जब गौतम बुद्ध जी को भी पता चली तो वो अपनी पूरी असेंबली के सामने जाके उन्होंने कहा कि देखो, ज्यादातर मॉन्क्स आम्रपाली से डर रहे थे, बट उनका जो फियर था वो आम्रपाली से उनका लेना देना था ही नहीं। वो सब डर रहे थे अपनी खुद के छुपे हुए डिजायर से। हर इंसान के अंदर वो छुपे हुए डिजायर होते हैं, वो आग होती है जो शायद इतनी प्योर नहीं होती है, और उस चीज से ही बचने के लिए हम कई बार इन इमोशन से भागते हैं, उसे दफनाने की कोशिश करते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी हम उसे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वो आग हमें और ज्यादा जला देती है। सेंसुअल एनर्जी या बाकी हमारे इमोशंस को सप्रेस नहीं बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। बिकॉज गौतम बुद्ध ने कहा, इट इज बेटर इंडीड टू कॉन्कर वन सेल्फ देन टू कॉन्कर अदर्स। और अगर आप भी ऐसे इंसान बनना चाहते हो तो अगेन मैं आपको इन्वाइट करूंगा, लाइव होने वाला है। समरी बोर्ड सब्सक्राइब करके रखिए, ये लाइव रेगुलरली हर वीक होते रहते हैं, उसका पार्ट ज़रूर बनिए, इस पावरफुल कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बनिए, जहाँ पे हम मिल के मेडिटेट करेंगे और मेडिटेशन के पावर को महसूस करेंगे। अगर आप भी मेडिटेशन उस पावर को महसूस करना चाहते हो तो अभी जाइए सब्सक्राइब करिए समरी बोर्ड को। हर वीक मैं आपको मेडिटेशन मैं खुद भी करूँगा और आपको भी करवाऊंगा, जिसने मुझे पिछले साल बहुत हेल्प करी और जो पक्का आपको भी बहुत हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी स्टोरी फॉर्मेट में और लेसन सीखना पसंद है तो ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, वहाँ से जाके ऐसी स्टोरी फॉर्मेट में बुक की अमेजिंग बातें आप सीख सकते हो। और सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको ऐसी बातें फ्री में सीखने मिलते रहे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।